अगर हम जो बातें कर रहे हैं आज वही सारी बातें कि आपको सिर्फ और सिर्फ वॉश आउट करना है, खतो खिबात खिताबत का दौर है, चंपत राय जी की चिट्ठी आ गई और मैंने अभी उसमें उनका जो वो एक्स है उस एक्स में जो चिट्ठी लगी है उस चिट्ठी के नीचे मैं देख रहा था तो गालियां ही और गालियां पड़ेंगी। देखिए यार, कर्म ऐसा है, जो कर्म है तो कर्म की ही सजा मिलती है, यहाँ तो है स्पष्ट। आप बच जाएं, एसआईटी को मोड़ दें, अपने हक में जो करना है करा लें, वहां से कहलवा दें, यहां से कहलवा दें, मैं निर्दोष, लेकिन सब कुछ तो स्पष्ट है। तो ये जो चल रहा है और फिर ये देखिए जो इस तरीके की दादागिरी की नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ही है यहाँ के, हम सबसे बड़े सनातनी। और जो जहीर भाई अभी राशिद भाई कह रहे थे, राशिद भाई ने कहा, लेकिन अब जो जनता की अदालत है, जो लोग हैं, और ये वो 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इनके झांसे में लगातार आ रहे थे, आते चले गए। अब कहीं ठीक है, आप पलट दोगे, उलट दोगे, 29 दूर है, 27 दूर है, कर लोगे। वो महामानव नहीं बोले, उनकी भी अभी इंडोनेशिया की यात्रा की आगे बात करूंगा। लेकिन जो बाकी सब कुछ है टोटली, जो अब तक का सीन, ये 6 जुलाई के बाद से हम खासकर बात करें तो वही सारा है। लेकिन जो जनता के मन में है, जनता जो आक्रोशित है और जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो कितने, कहीं ना कहीं भय तो है, डर तो है, सारा कुछ तो है। अजय सर, आपका अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डर है, लेकिन डर के बावजूद आप ये देखिए ना कि चोरी और सीना जोरी वाला आपको पूरा हिसाब दिखाई देगा। आज भी ट्रस्ट में वो सारे जमे हुए हैं। ट्रस्ट के रूल्स ही ऐसे बनाए हुए हैं कि उनमें से किसी को आप बाहर कर ही नहीं सकते। वो आजीवन सदस्य हैं भाई, पढ़ लीजिए ट्रस्ट के रूल्स। तो जो आजीवन है उन्हें आप क्या, वो पद से आपको तथाकथित कि आप महासचिव नहीं है, भाई इतना ही तो है। लेकिन चल किसका आदेश रहा है? आज भी चंपत राय का चल। तो जो लोग हैं और जिसे कार्यवाहक बनाया है कृष्ण कुमार, वो किस तरह के अफसर रहे? वो एक समझौतावादी अधिकारी रहे, बड़े औसत दर्जे के अधिकारी रहे। उनके बारे में उनका जो बैकग्राउंड पता किया, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर थे और वो नागपुर में पोस्टिंग लेके फिर आरएसएस में ही जम गए थे, उसी के लिए काम करते थे। वो सरकार के लिए काम नहीं करते थे, वो कहने की बात है, बस कागजों में सरकार के लिए। यही वजह है कि वो आगे भी नहीं बढ़ पाए उसके बाद में। नहीं तो जिस तरह से उनकी स्थिति थी, वो बढ़ के उसके प्रमुख बनते राज्य के। तो ये अपने आप में संदेश है कि सब कुछ वही चल रहा है। क्यों आखिर आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया राम मंदिर ट्रस्ट? ये तो पब्लिक ट्रस्ट था, ये कोई निजी ट्रस्ट तो था नहीं। हिंदुस्तान के अंदर आप ये देखिए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है, उसके अधीन जितने गुरुद्वारे हैं सब आरटीआई के दायरे में आते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह की बात ले लें या दूसरी और आप तमाम मस्जिदों की बात ले लें, जो भी वक्फ संचालित करता है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट है, आप ये समझिए वो सब आरटीआई के दायरे में। कोई भी ऐसे नहीं है कि जो आरटीआई के दायरे में ना हो। और इसके बाद में आप बात कर लीजिए जो अपने यहां अपने धर्म में, तो तमिलनाडु के हो, केरल के हो, तेलंगाना के हो या आंध्र प्रदेश के हो, गुजरात के मंदिर हो या आप महाराष्ट्र के मंदिरों की बात कर लें, ये सारे, मध्य प्रदेश में भी आप यदि बात करेंगे तो चाहे उज्जैन का मंदिर हो, चाहे दतिया और उधर का जो भी वो ट्रस्ट का मंदिर है, वो सारे सब पूरे आरटीआई के दायरे में। हिमाचल के आप मंदिर ले लीजिए, चाहे नैना देवी हो, ज्वाला देवी हो, कोई हो, जम्मू कश्मीर का ले लीजिए। आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां से चोरी करानी थी। और आप ये समझिए, इस तरह की चोरी करके इन्होंने पूरी साजिश रची है। और इसमें भाई आपको जो हिसाब दिखाया जा रहा है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, यदि पैसा सुरक्षित है तो 8 लोग फिर जेल में क्यों हैं? सबसे बड़ी बात, वो क्यों जेल गए? इसका मतलब है ये तो मंदिर का पैसा ही नहीं, मंदिर का चढ़ावा ही नहीं है। रिकॉर्ड में तो आप कह रहे हैं कुछ गायब है, नहीं हुआ है। जो जो सामान गायब होने की बात कही जा रही थी, आप खुद डिस्प्ले करके कोषाध्यक्ष कहते हैं, वो तो क्या नाम है, गोविंद गिरी, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे है, सब मौजूद है, कुछ चोरी नहीं हुआ।
यदि कुछ चोरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो जेल में क्यों है भाई? आपने एफआईआर क्यों दर्ज कराई? ट्रस्ट ने ही एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी ने नहीं दर्ज कराई। असल में वहां फ्रॉड ये था कि आपसे जो पैसा लिया जा रहा था, वो पैसे का बहुत बड़ी तादाद में रसीदें ही नहीं दी गई, नकली या रसीदें, फर्जी, नकली रसीदें। मैं वही कहने जा रहा हूं, फर्जी रसीदें छपवाई गई, फर्जी रसीदें दी गई। आप तो संतुष्ट हैं कि नहीं आपके पास रसीद है, वो असल में रसीद नहीं है, वो फ्रॉड है। और ये सारा फ्रॉड उसी ट्रस्ट ने किया है। असल में वहां से हजारों करोड़ रुपया गायब हुआ है, वहां से तमाम निर्माण सामग्री गायब हुई है। मैं तो 2 दिन लगा के आया, मैं 2 दिन अयोध्या रहा और 2 दिन मैंने वहां यही सब खोजा। वहां यही नहीं, चिंदी चोरी भी हो रही थी। जो व्हील चेयर चलाने वाले हैं उनसे प्रति सवारी 50 रुपया कमीशन लिया जाता है। उन्हें 25,000 रुपया सैलरी डिसाइड है, सैलरी नहीं मिलती है, उल्टा जो वो कमाते हैं उसमें 50 रुपया ले लिया जाता है। इसी तरीके से जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं उस क्षेत्र में, उनसे कमीशन लिया जाता है, तभी उस क्षेत्र में बेच पाओगे। नहीं अजय सर, तो ये सारे धंधे। ये भी बताइएगा, चंपत राय जी की जो चिट्ठी है जो उन्होंने लिखी है, इस चिट्ठी की चुनौती किसके लिए होने का कि मैं मुंह खोलूंगा, मतलब उनका इस तरह कैसा कि बोलूंगा आंधी जे एसआईटी, ये क्या, ये जो कहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो खोल देंगे ना। सुनिए नहीं, सुनिए ना, नृपेंद्र मिश्रा वर्सेस चंपत राय है, या प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री जो है उनके वर्सेस अयोध्या, क्या है, क्या ये किस तरह से? यदि आप ये बात करते हैं तो सच को डिरेल करते हैं। किसी का वर्सेस कुछ है ही नहीं वहां सब एक है। पहली बात तो ये है, जो तमाम सारे हमारे पत्रकार मित्र और दूसरे लोग ये करते कि नहीं ये मोदी वर्सेस योगी है या इनके वर्सेस, ये कुछ नहीं, ठीक ठीक, ये दोनों एक है। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। वहां मुझे जो पता चला कि जिस समय निर्माण कार्य चल रहा था, आप पता कर लीजिए, जिस समय राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी समय नवीनीकरण का काम चल रहा था, विस्तारीकरण का काम चल रहा था गोरखनाथ मंदिर। अब मैं और इससे ज्यादा यह नहीं बताऊंगा, इतना ही सिर्फ बताऊंगा कि यहां से यदि 100 ट्रक सामान आता था तो 100 में सिर्फ यहां पर 20 ट्रक रहता था, एंट्री होती थी 100 ट्रक की, 20 ट्रक उतरता था और 80 ट्रक कहीं कहीं चला जाता था। अब वो जाके अब टेस्ट कराने वाला है कि वो वाला जो इनके यहां लगा है संगमरमर, वही संगमरमर कहां कहां लगा है वो चेक करा लीजिए। वो दिल्ली में लगा है क्या, आरएसएस के मुख्यालय में, वो गोरखपुर में लगा है क्या, वो कहीं और लगा है क्या, आप उसको चेक करिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो सामग्री कहां जा रही। आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं, यदि योगी सही होते तो पहले ही दिन एफआईआर दर्ज करवा देते। उनका प्रतिनिधि जो डीएम है वो उस ट्रस्ट का एक्स ऑफिशियो मेंबर है और वो तुरंत एफआईआर दर्ज कराता। दूसरा, जो उनका सबसे खास आदित्यनाथ का चेला है वो संजय प्रसाद, तो वो संजय प्रसाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है और वो भी ट्रस्ट का एक्स ऑफिशियो मेंबर है। उसी के नेतृत्व में एसआईटी बनी। एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी, कुछ आपने देखी है क्या? सबको क्लीन चिट दी, सिर्फ क्लीन चिट देने का काम उसने किया। और आप एक चीज सोचिए, जो लास्ट में उसने लाइन लिखी है, वो लाइन मैं कहता हूं आप पढ़िए और पढ़ के सुनाइए अपने दर्शकों को। उसमें वो कह रहा है जो फाइनल रिपोर्ट देंगे उसमें ये नहीं बताएंगे कि क्या चोरी हुआ, क्या गया और क्या है। वो कह रहा है इसमें बताएंगे क्या क्या सुधारात्मक होने चाहिए, कहां चूक हो गई, कहां लापरवाही बरती है, ये वो खुद लिख रहा है। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि यह अपने आप में सबसे बड़ा करप्शन है। तो पहली बात यह है कि हम जब कहते हैं कि नहीं ये इनके वर्सेस ये है, वही हम इस केस को खत्म कर देते हैं। ये है ही नहीं कोई किसी को।
पर ध्यान रखूंगा, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे। ये चोरों का गैंग है। ये गैंग एक साथ काम कर रहा है, एक इसको न्यू मोल्ड करता है, दूसरा न्यू मोल्ड करता है। आज तक बताइए, आदित्यनाथ ने कहा था 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज जब हम आप लोग बात कर रहे हैं तो 1 महीना 4 दिन या 5 दिन हो चुके हैं। अब आप बताइए 1 महीना 5 दिन बाद में क्या और ये तब है जब खबर उड़े हुए हो चुका है। इसके पहले से चल रहा था, आदित्यनाथ की सरकार थी। 19, आप तारीख नोट करिए, 19 फरवरी 2020 जब ट्रस्ट का गठन होता है, और गठन होने के बाद से आप उनकी पूरी वेबसाइट को खंगाल डालिए। उसकी पूर्ण बैठक कब हुई, मुझे एक तारीख बता दीजिए, एक तारीख, सिंगल तारीख बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे। उसका आप 6 तारीख की मीटिंग का जिक्र हो रहा है, 6 जुलाई को। तो अब आप बताइए, हां, निर्माण समिति की जो नृपेंद्र मिश्रा की थी, उसकी जरूर कुछ मीटिंगों का जिक्र है, लेकिन कागज में हर तीसरे महीने मीटिंग का वो प्रावधान है। अब आप बताइए मुझे, यदि मीटिंग नहीं हुई, कुछ सब कुछ हो रहा था, ऑडिट भी हो रहा था, तो कहां गया? असल में ये एसआईटी बना के आदित्यनाथ ने वो सारे जो लीपोल थे उनको दिया कि इनको कंप्लीट करो। सीएच की पूरी टीम बैठी और उसने बैठ के वो सारे अकाउंट को बिल्कुल तैयार किया, जिससे लगे कि सब मैच कर जाए, एक पैसा गायब नहीं हुआ। इतना रुपया आया, इतना इस पे खर्च हुआ, इतना इस पे खर्च हुआ, इतना ये हुआ, इतना बैंक में, कुछ नहीं गया। यही बताया ना? आप बताइए, यही बताया ना ट्रस्ट ने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, यही काम किया गया है। तो आपको एक चीज बताएं, इसमें किसी बड़े उसकी जरूरत नहीं थी एफआईआर दर्ज कराने की। एफआईआर दर्ज करने के लिए सफिशिएंट व्यक्ति था, जो एसएचओ होता है, वो कोई भी एफआईआर दर्ज कर देगा 1 सेकेंड के भीतर, यदि चाह लेगा। असल में कुछ होना ही नहीं था। वो तो मालिक की तरह, चंपत राय के आगे न आदित्यनाथ की औकात है न नरेंद्र मोदी की, क्योंकि वो सीधे रिपोर्ट करता है जिनको, वो खुद सारी चीज हैंडल करते हैं। और उन्होंने ही योगी को मुख्यमंत्री बनवाया था, नरेंद्र मोदी की इच्छा के विपरीत। और उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी उनके प्रचारक। तो अब आप समझ सकते हैं खेल बैठ के कहां से रचा जा रहा था। हाँ साहब, मंदिर बनाइए, अपने मंदिर में भी खर्च कीजिए, जहां खर्च करना है वहां दफ्तर, दिल्ली का दफ्तर भी बन जाए, उसी दौर में बना है। आप वो भी चेक कर लीजिए, उसी दौर में बना है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या खेल हुआ है और कहां के उससे पैसे से हुआ है, कहां के क्या हुआ है। जी नहीं अजय सर, देखिए आप इसको समा, और मैं तो 2-3 चीजें थे अभी जो दलीलें बड़ी है, बहुत ही बेशर्मी भरी है कि वो कह रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं कि आप वो जो माखनलाल फोतेदार, फिर आप कह रहे हो तमिलनाडु, और साथ में ये भी दलील दे रहे हैं कि वहां का पैसा तो मुस्लिमों को भी चला जाता है, इसको भी। अरे भाई, आप दान दे आए, उस दान के बाद उससे भला हो देश का, भाई व्यक्तिगत तो किसी के जेबों में नहीं चला जा रहा है ना। और फिर ये जो छूट गया राम मुख से, अभी नहीं आ रहा है, फिर चुनाव में आ जाएगा शायद, फिर राम राम करेंगे मोदी जी, अभी तो छूट गया। अंतिम टिप्पणी सब पर आपकी। देखिए, गुरुद्वारों में आप जो भी उनके भक्तगण हैं वो जाते हैं। मैं तो चूंकि अमृतसर में 99 की बात है, 98-99 की, मैं वहां ब्यूरो चीफ हुआ करता था अमर उजाला अखबार का। और उस दौर में मेरी तब पंजाब में लॉन्च किया गया अमर उजाला। तो मैं वहां जब गया तो मैंने देखा कि लोग आते हैं, ट्रक भर के पूरा अनाज लेके आए, और ट्रक के कागज का रजिस्ट्रेशन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम से, और ट्रक के कागज और प्लस वो सब वहीं छोड़ के चले गए। अपना नाम भी नहीं दर्ज कराते हैं, रसीद भी नहीं लेते। आती थी विदेश से महिलाएं और सब, वो जाती हैं जब दर्शन करने, उतारे और अपना सोना यूं ही वहां पर चढ़ा के दरबार साहब में मत्था टेक करके, उनमें हरमिंदर साहब में, और उसके बाद में वो निकल लेते। तो आप बताइए, क्या वो कहें कि नहीं हम सिख के ही लिए करेंगे, हमारे लंगर में सिर्फ सिख ही खाएंगे?
ये तुम जय श्री राम नहीं बोलोगे तो नहीं खाओगे। मैं आपको बताऊं कि हम भी शुरुआती दौर में कम से कम 4 महीने रोज जो है दोपहर में जाके वहीं, कहाँ जाए खाना खाने, कुछ था नहीं तो हम और हमारे जो 2-3 रिपोर्टर थे अपना साथी जाते थे, वहीं लंगर छकते थे आराम से, और लंगर छके, रात को फिर जाके लंगर छके, और उसके बाद में अपने पैसे से जो है जलेबी खाते थे और लस्सी पीते थे वहीं गली अहलूवालिया में, और उसके बाद में मस्ती से घूमते थे। जाके मत्था टेकने नहीं है, मत्था तो कभी कभी टेकते थे, लेकिन ये बता रहा हूं कोई ने ये नहीं कहा कि भैया क्यों रोज चले आते हो, तुम तो हिंदू हो, तुम कैसे चले आते हो। किसी ने पूछा क्या? छोड़िए, वहां किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कौन है आप पूछ रहा है क्या? नहीं। वही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्कूल भी चलाती है, उस स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, और इसी तरीके से वो अस्पताल भी चलाती, और अस्पतालों में भी सबका इलाज होता है, बहुत बेहतरीन होता है, सस्ता मद्दा होता है। अब आप इससे समझ लीजिए, तो आप कह दें कि नहीं ये पैसा इसी के लिए, भाई ईश्वर किससे? यदि आप वेद पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर क्या। तो आपको कभी भी न सिखों से लड़ाई होगी, न मुसलमानों से लड़ाई होगी, न बौद्धों से लड़ाई होगी, न किसी से होगी। चलेगी अजय सर, राजनीति कैसे समस्या जी, मैं यही कह रहा हूं। तो ये कहने का क्या मतलब है कि आपने वो कर दिया? अरे भाई, जो पैसा वहां दिया गया उसका उसी के कल्याण में, जनता के कल्याण में लगे, उसके हित में लगे, क्योंकि ईश्वर तो जनता का कल्याण चाहता है ना। ईश्वर क्या चाहता है? हम 4 लोग बैठे, ईश्वर तो सबको बराबर आशीर्वाद दे रहा है, सबका कल्याण चाहता है। ये तो हमारी छोटी सोच है कि हम कहें नहीं हिंदू को होगा, मुसलमान को होगा, सिख को होगा, ईसाई को होगा। तो साहब सच्चाई ये है कि इस तरह की सोच मुझे लगता है खुद घिनौना बनाती है। कभी क्या चर्च ने कभी मना किया है कि उनके यहां कभी भी होता है कि किसी को आने से, जाने से या किसी चीज से मना करते हो? नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, गुरुद्वारे नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं, दरगाहें नहीं मना करती हैं। तो अब आप बताइए, आप क्यों ये कह रहे हैं? आप तो लिख रहे हो। तो इस तरह से मुझे लगता है ये असल में नफरत फैलाने का एजेंडा है और लूटने का एजेंडा है। नहीं तो जहां पर भी मंदिर हैं वो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत के मंदिर हमारे लिए सीखने के हैं, और वो 1-2 साल पुराने नहीं, उत्तर भारत के मंदिर तो सारे नए हैं लगभग। दक्षिण भारत के मंदिर अति प्राचीन, और जो इतने प्राचीन है वहां ये नफरत नहीं है। ये नफरत यहां पर पैदा की गई, इसके कारण इन्होंने जिस तरह से लोग आए हैं वो हमारे लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं, धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और भी चीजें बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी गए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया क्या है? मुस्लिम कंट्री है, और उसके बावजूद उनका राष्ट्रपति मंदिर खुद लेके जाता है और इतने बेहतरीन तरीके से मंदिर मेंटेन है। उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं ये तो हमारा वो क्या तेजो महल है या वो जो भी है ताजमहल है, हम इसे तोड़ के बनाएंगे, सब उन्होंने नहीं कहा। आप क्यों करते हैं? यहां तो ड्रामा होता है, कभी किसी मस्जिद को, कभी किसी दरगाह को, कभी किसी को। तो ये असल में नफरत वाले लोगों के हाथ में जब से देश आया है तब से इस तरह की चीजें हो रही।